प्राचीन इतिहास वैदिक सभ्यता आर्य शब्द को इंगित करता है भाषा समूह का व्याख्या सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्य लोगों को दिया जाता है किंतु आर्य कौन थे। आर्य शब्द को लेकर समय समय पर विद्वानों द्वारा नाना प्रकार की परिभाषा एवं व्याख्या दी गई है। परिचय विधा के प्रारंभिक चरण में आर्य शब्द का प्रयोग एक जाति के रूप में किया गया है किंतु ऐतिहासिक रूप से आर्य नामक ऐसी जाति की निश्चित पहचान संभव नहीं है जो किसी काल विशेष में विश्व के किसी भी भाग में रही हो। सापेक्षिक दृष्टि से इतना आवश्यक कहा जा सकता है कि आर्यों की पहचान जाति की अपेक्षा भाषाई वर्ग से अधिक संभव है। सूत्र काल, महाकाव्य काल, संगम काल एवं पूर्व मौर्य काल निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। मगध छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। जातक कथाओं में इसके समकालीन नगर राज्यों की अपेक्षा समृद्ध एवं संपन्न का साक्ष्य मिलता है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्ट्रिया ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य बैक्ट्रिया था। ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोम साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापक व्यापारी अधिकारी निर्भर हो गए दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर। ईसा की तीसरी शताब्दी से जब हुन आक्रमण से रोम साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। प्राचीन भारत की सामाजिक एवं आर्थिक दशा पूरी चौपड़ा एवं दशा मौर्य एवं मौर्योत्तर का निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आया। मेगास्थनीज, फाहियान और हुएन तानसंग और तीसंग। मेगास्थनीज सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 305 ईस्वी में भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। फाहियान चीन बौद्ध यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में 399 ईस्वी में भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम कोको की था। हेनसांग चीनी बौद्ध यात्री था जो भारत के हर्ष के शासन काल में 624 ईस्वी में आया था। सिंह भी चीन यात्री था जो 7वीं सदी के अंत में लगभग 671 ईस्वी में भारत आया था। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल एवं वर्धन वंश। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापारी निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था। ताम्रलिप्त 364 ईस्वी में रोम साम्राज्य दो भागों में बट गया जिसमें आगामी 100 वर्षों तक स्थिति अत्यंत कठिन थी। 5वीं शताब्दी के आरंभ से ही उनके आक्रमणकारियों ने रोम साम्राज्य को लक्ष्य बनाया था। स्पष्ट है कि रोम साम्राज्य की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि रोम के नागरिक प्रचर प्रगत से व्यापार को प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं। फलतः इस समय भारत का व्यापार मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया से होने लगा। इस व्यापार का संचालन बंगाल स्थित रामलिपि बंदरगाह से होता था जहां से नीला रेशम तथा तांबा निर्यात किया जाता था। मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत काव्य भक्ति भव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। अमीर खुसरो मध्यकालीन भारत के महान कवि थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। काव्य भक्ति
अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू और हिंदवी भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्होंने तूती हिंद की उपाधि दी थी। इन्होंने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक 7 सुल्तानों का काल देखा था। अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जिनकी प्रमुख रचनाओं में किराना उस सोदेन ख्वाजाउद्दीन कुतुब तुगलक नामक तारीख-ए-अलाई आदि प्रमुख हैं। दिए गए मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? बहलोल लोदी जैनपुर। दिए गए मानचित्र जिसे लोदी सुल्तान से संबंधित है, यह बहलोल लोदी जैनपुर को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जमा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता से सम्मिलित है। एक, एक, दो और तीन। बुर्ज और बौद्ध पोंगोडों से समानता। फारसी शैली। कश्मीर के महान शासक बुड्ढा जैनुल आबिदीन द्वारा निर्मित कश्मीरी की जमा मस्जिद में बुर्ज, बौद्ध पैगोडों से समानता और फारसी शैली, इन तीनों विशेषताओं का प्रभाव प्रचुरता में दिखाई देता है। इसने अपने पिता सिकंदर शाह के बिल्कुल विपरीत उदार, जन कल्याणकारी और सहिष्णुतावादी नीतियों का अनुसरण किया है। इसने जातियां कर हटा दिया है, गोहत्या निषिद्ध कर दिया है, हिंदू की भावनाओं का आदर करते हुए सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया है। कश्मीरी फारसी संस्कृति एवं अरबी भाषा का विद्वान था। वह कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। उसकी उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर तथा समृद्ध आर्थिक व्यवस्था के कारण उसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बयादुद्दीन ने इस प्रकार टिप्पणी की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। उपयुक्त कथन इतिहासकार बयाउद्दीन का है, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा गया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था। वह अरबी एवं फारसी का महान विद्वान था तथा ज्ञान विज्ञान की विविधताओं जैसे खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सक, दर्शन, विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में परंपरागत था। उसकी संकरभरी नीतियों के कारण प्रजा को अनेक कष्ट उठाने पड़े। इसके द्वारा दुआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, संकेतित मुद्रा का प्रचलन, कराची एवं खुरासान अभियान आदि ऐसे कार्य किए गए जिससे वह आलोचना का पात्र बना। इससे संबंध में एलिफिस्ट ने लिखा है, मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। इसी प्रकार E.L. श्रीवास्तव के अनुसार उसमें विरोध तत्व का मिश्रण था। बहमीनी एवं विजयनगर साम्राज्य। दक्षिण भारत के इतिहास उसे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए हैं। इसका कारण था विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्र का अभाव। दक्षिण भारत के इतिहास में उसे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्य की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए हैं। इसका कारण विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव था। मुगल साम्राज्य। निर्देश। आगामी प्रश्नों में दो वाक्यांश है, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर्य कहा गया है। आपको दोनों वाक्यांश
वाक्यावों का सर्वाधिक पूर्व परीक्षण करना है और निर्णय करना है कि कथन ए और आर पृथक सही है। यदि ऐसा तो क्या करना कथन का सही स्पष्टीकरण है। इन प्रसंगों का उत्तर नीचे दिए हुए फोटो का सहायता से चुनिए और अपने पत्रक में तदनुसार अंकित कीजिए। अकबरो अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रख रखाव करना पड़ता था। घोड़े को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ए और आर दोनों सही है और ए और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बी. अकबर सट अस्टाम्प रॉ विलियम अष्टांकिक प्रथम अंग्रेज था जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। यह मुगल शासन जहांगीर के काल में सन 1608 ईस्वी में भारत आया था। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के समय भारत आया था। ट्रेवेनियर एक फ्रांसीसी जौहरी था जो शाहजहां के काल में सन 1641 ईस्वी में भारत आया था। मानसूनी इटली का यात्री था जो 1665 ईस्वी में औरंगजेब के समय भारत आया था। आधुनिक इतिहास मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। लिंटन कंपनी और अफगानिस्तान के संबंधों में मुख्यतः 3 गवर्नर जनरल का योगदान था। अफगानिस्तान के विरुद्ध अग्रणी नीति का प्रारंभ करने वाला लॉर्ड कर्नलवुड था जो सर जॉन लेंस ने अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रमणीयता की नीति अपनाई है। लॉर्ड लिंटन 1786 से 80 ने पुनः अफगानिस्तान के प्रति अग्रणी नीति को लागू किया। सी 1775 में प्रथम अंगाल मराठा युद्ध और 1780 द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध 1824 प्रथम अंगाल बर्मा युद्ध 1838 प्रथम अंगाल अफगान युद्ध प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध 1775 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था जिसका अंत 1782 ईस्वी में सलाबाई सिंध से हुआ है। द्वितीय सलंगर मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी में लड़ा गया है। इस युद्ध में सर आयकर कुट ने हैदर अली को परवनुवा में पराजित किया गया था। युद्ध के दौरान लगी चोटों में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। प्रथम अंगलबार युद्ध 1824 ईस्वी में हुआ था तथा अंग्रेज के निचले बर्मा पर अधिकार कर लिया है। प्रथम अंगाल अफगान युद्ध इंग्लैंड के समय 1838 ईस्वी में हुआ था जिसमें अंग्रेजी सेना को भारी क्षति के साथ वहां से भागना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। उस उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे। नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किसी एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी है। लॉर्ड वेलेजियल
जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो गए थे। नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, क्योंकि उसके समय में मैसूर मराठों के दमन के साथ सहायक संधि प्रणाली ने साम्राज्य को सुस्थिर रखा। सामाजिक सांस्कृतिक जागृति निम्न जातीय मजदूर संघ किसान आंदोलन निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। संस्थाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह और दक्कन दंगे। प्रश्न में दिए गए आंदोलन का सही क्रम इस प्रकार है। संस्थाल विद्रोह 1856 में और सिपाही विद्रोह 1857 में, नील विद्रोह 1860 में और दक्कन दंगे 1875 ईस्वी में। प्रमुख संस्थाएं संध्या आयोग अधिनियम भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। 1909 का इंडियन कैंसिल्स एक्ट, 1909 का अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, यह सब से कम समय तक अर्थात 10 वर्षों तक चला था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता संप्रदायवाद को जन्म देना था। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों की शुरुआत की गई है। इसका प्रस्ताव मई में आया है। इसमें से अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है कैबिनेट मिशन से। ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर एक संघीय राज्य का स्वरूप कैबिनेट मिशन से संबंधित है, जिसका प्रस्ताव मई में आया था। हालांकि इसमें संघ का स्वरूप ब्रिटिश राज्य का एवं रियासतों कम से कम 50% से मिलकर बनाया था, लेकिन भारतीय रियासतों के न शामिल होने से संघ का स्वरूप नहीं बन पाया। स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन शब्द इंपीरियल प्रेफेस्ट का प्रयोग किया जाता था। भारत ब्रिटिश रियायतों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश साम्राज्य में उत्पत्ति मामलों को भारत में जापान तथा अन्य यूरोपीय परिसंपत्तियों के मुकाबले विरायत देने को इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगामी प्रश्नों में दो वाक्याव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कर कहा गया है। आपको दोनों वाक्याव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है और निर्णय करना है कि क्या कथन ए और आर पृथक सही है, और यदि ऐसा है तो वाक्य क्या कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। इन प्रसंगों का उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चुनिए और अपने उत्तर पत्र में तदनुसार अंकित कीजिए। लॉर्ड लिथियो लिथगो ने 1982 ईस्वी के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। ए और आर दोनों सही है। आर एक सही स्पष्टीकरण है। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद सबसे बड़ा आंदोलन 1982 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन को लॉर्ड लिथिगो ने एक गंभीर विद्रोह बताया था। आंदोलन में आम जनता एवं किसानों अलावा बड़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी की है। यह आंदोलन भारतीय संविधानता संग्राम की अंतिम महान लड़ाई थी। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रद अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है?
सुभाष चंद्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि इस अवसर का लाभ उठाकर भारत को स्वतंत्र कराया जा सकता है क्योंकि इस समय ब्रिटिश युद्ध में फंसा हुआ है। वह ब्रिटेन पर किसी भी प्रकार के संकट को भारत के लिए वरदान मानते थे। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन योजना और 1946 ईस्वी के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था यह योजना समय में परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना है। इसमें ऐसे बीज है जिसमें दुख मारी भारत भूमि यातन से मुक्त हो सकती है। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस के बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म 1848 ईस्वी में कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1868 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1869 में सिविल सर्विस योग्यता परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। सही आयु के बारे में विवाद होने के कारण उन्हें इस परीक्षा में अयोग्य ठहरा दिया गया था, किंतु बाद में उन्हें न्याय मिला और सिलहट के सहायता न्यायाधीश के पद पर उनकी नियुक्ति हुई, किंतु कुछ समय बाद जिला न्यायाधीश सदरलैंड की शिकायत पर उन्हें बर्खास्त कर दिया। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। द फर्स्ट इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। विनायक दामोदर सावरकर। अनाथ मठ। विक्रम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन। रविंद्रनाथ टैगोर। साधना। लाइफ डिजाइन श्री अरविंद और साधना रविन्द्रनाथ टैगोर। विनायक दामोदर सावरकर ने द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने इस पुस्तक में 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। आनंद मठ के रचयिता विक्रम चंद्र चटर्जी थे, जिनसे बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोहों का वर्णन है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष थे, जबकि साधना नामक पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किया था। बी डी सावरकर ने 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। यही संस्था आगे चलकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। इस संस्था का कार्य गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करना था। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी का पहला साहसी कदम था चंपारण आंदोलन। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसी कदम बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में किया गया था। सत्याग्रह था। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय नीलों द्वारा बहुत अत्याचार किया जाता था। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी तथा नीलों द्वारा तय दामों पर उसे बेचना पड़ता था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति तक समाप्त हो गई है।
बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में गरम दल के अभ्युदय के कांग्रेस नीति और रणनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसके नेता बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल नाम से विख्यात थे। तिलक ने केसरी तथा बिपिन चंद्र पाल अपने समाचार पत्र न्यूज इंडिया द्वारा निरंतर अपने विचार का प्रचार करते रहे। दलों ने तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की याचिका एवं भिक्षावृत्ति का घोर विरोध किया। तिलक का नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए समयाजी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। मादम वी कामा, द तलवार, एनी बेसेंट, कामनबिल, अरविंद घोष, वंदे मातरम। श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन से प्रकाशित समाचार पत्र इंडिया सोशियोलॉजिस्ट था। मैडम भीका जी कामा द्वारा पेरिस से प्रकाशित समाचार पत्र तलवार था। एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित पत्र कॉमनवेल्थ था। वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशक अरविंद घोष द्वारा किया जाता था। अरविंद टैगोर के बनाए चित्र का वर्गीकृत किया गया है। पुराना पुनरा जीवनवादी, पूर्णराजीवनवादी। अरविंदनाथ टैगोर ने पाश्चात्य राजपूत पहाड़ी तथा मुगल शैली का अवलंब लेकर एक नई शैली विकसित की है। 1871 ईस्वी में जैन मॉडर्न स्कूल ऑफ ट्रांटियस वकालत का आधुनिक निकाय के प्रणेता टैगोर ने कलकत्ता में यह चित्रकला की तकनीकी अंग्रेजों से सीख, किंतु अपनी मौलिकता से देशज एवं प्राचीन चित्रकला की आंतरिक एवं भावपूर्वक शैली को अपने विस्तृत कैनवस पर उभारा और अपने सुंदर चित्र में कृष्णमय लीला का चित्रण किया। भारत का भूगोल, भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाला भाषा मंदारिन है, जो चीनियों द्वारा बोली जाती है, जबकि हिंदी भाषा के व्यक्तियों की संख्या 437 मिलियन, अंग्रेजों के 478 मिलियन तथा स्पेनी के 392 मिलियन है। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सैंक्चुअरी, जिसकी सीमाओं के अंतर्गत पलाव, भक्तियां, मेलसका, डेलीफांड, कछुआ और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी स्थापित किया गया है। कच्छ की पहाड़ी में सर्वप्रथम समुद्री सैंक्चुअर कच्छ की पहाड़ी में स्थापित की गई है, जिसमें डॉल्फिन, कछुआ आदि अनेक प्रकार के समुद्री जीव संरक्षित किए गए हैं। इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में की गई थी। नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? मध्य प्रदेश और लाम्बाडा। लामांडा नामक जनजातियां आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। सूची को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। चक्राता,
चक्राता उत्तर प्रदेश, हम्फालांग असम, कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल, कुफरी कुफरी हिमाचल प्रदेश। चक्राता नामक प्रसिद्ध स्थल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में है स्थित है। हाफलांग असम का प्रसिद्ध स्थल है। कौलिंगपोंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, जबकि कुफरी नामक प्रसिद्ध स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजना कृषि दिए गए चित्र में टहरी बांध के अवस्थान को चिन्हित किया गया है। सी से टहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह बांध काफी चर्चित रहा है। पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाने के कारण इस बांध का विरोध हो रहा था। सूची 1 सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का सम्मिलित कीजिए। कपास वर्षा 500 से 700 mm तापमान 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस। फैलेक्स के तापमान 500 से 1000 mm तापमान से 18 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। चुकंदर गलत पढ़ ले कपास चुकंदर कपास वर्षा 500 1000 mm से तापमान 18 डिग्री से 22 डिग्री तक। फैक्सेस वर्षा 600 से 800 mm तापमान 5 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस है। चुकंदर वर्षा 500 से 600 mm तापमान 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस तक। पटसन 1500 से 2000 mm तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक। व्याख्या कपास के लिए वर्षा 500 से 1000 mm तापमान 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस तक। फैक्स के लिए वर्षा 600 से 800 mm तापमान 5 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तक। चुकंदर के लिए वर्षा 500 से 600 mm तापमान 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस तक। पटसन के लिए वर्षा 1500 से 2000 mm तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस से। खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग एवं व्यापार कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होती है? एंथ्रोसाइट कोयला में उपलब्ध कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एंथ्रोसाइट यह कोयला काफी कठोर, चमकदार एवं अशुद्धियों से रहित होता है। इससे में कार्बन का अंश लगभग 80 से 90% तक होता है। बिटुमन्स इस प्रकार के कोयला बिटुमन्स इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसको गर्म करने पर इसे तारकोल निकलता है। विश्व में उत्पादित होने वाला कुल कोयले का 80% बिटुमन से है। इसमें से कार्बन की मात्रा 70 से 90
प्रतिशत तक होती है। लिग्नाइट, इस भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें वनस्पति का अंश अधिक होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 45 डिग्री से 70% तक पाई जाती है। पीट, यद्यपि इसके कोयला कहा जाता है, परंतु वास्तविक रूप से कोयला नहीं है। यह वनस्पतियों के अवशेष से कोयला बनने का प्रथम रूप है। इसमें आर्द्रता का अंश काफी अधिक होता है। इसका औद्योगिक महत्व बहुत कम है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। तेल के अत्यधिक स्वायत्तयुक्त राव अपट खंड अवस्थित है। कृष्ण गोदावरी द्रोणी में तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त राव अपतट खंड कृष्ण गोदावरी द्रोणी में अवस्थित है। काशीनाथ सिंह एवं जगदीश सिंह दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित में से किस एक में परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणुीय खनिज प्रभाव के द्वारा हाल ही में ताप निक्षेपण का पता लगाया गया था? बी 4 का। दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में से दक्षिण कर्नाटक बिंदु 4 में वर्षा 1999 में परमाणु ऊर्जा विभाग के पर्यावरणीय खनिज प्रभाव के द्वारा हाल ही में ताप निक्षेपण का पता लगाया गया था? सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पल्स सिंह तूतीकोरिन से ऑटोमोबाइल्स तुतु तू पल्स फिन्स तूतुकोरिन से और ऑटोमोबाइल्स पुणे से और पोत निर्माण मारगवा से इंजीनियरिंग सामान पिंजोर पल्स सीविंग के लिए तूतुकुरिन, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए पुणे, पोत निर्माण के लिए मारगवा गोवा तथा इंजीनियरिंग सामान के लिए पिंजौर प्रसिद्ध है। विश्व का भूगोल, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह के 10 बजे है तो 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? 10.38 पूर्वाह। भारत का प्रामाणिक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। शिलांग 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, अतः देशांतर अंतर 92 से 82.5 डिग्री बराबर 9.5 डिग्री है। चूंकि 1 डिग्री देशांतर अंतर होने के कारण समय में 4 मिनट का अंतर होता है, अतः समय का अंतर 9.4 गुना 4 10.38 10:38 बजे पूर्वाह होगा। निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? ओ सिस्टम से। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। इस संकल्पना का प्रतिपादन ओशो-सिमट ने किया था। स्थल मंडल। इस प्रश्न में 2 वाक्यांश है। कथन को ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। इन दोनों वाक्यांशों का सर्वाधिक पूर्ण परीक्षण कर इस प्रसंगों का उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चुनिए। चिली विश्व के विशालतम पोर्फिरी ताम्र निक्षेपों से संपन्न है। और ए विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है। ए आर एक
का सही स्पष्टीकरण है। चिली अभी भी 5.7 मिलियन टन तांबा उत्पादन के साथ विश्व में शीर्ष का बना हुआ है। अतः कथन ये सही है, चिली विश्व में विशालतम फेफरी ताम्रनिरपेक्षों से संपन्न है। अतः कारण आर सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नीचे दिए सूची के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। माउंट रेनियर, यूएस, एटना, इटली, पेरिकुटीन, मेक्सिको, टाटा, फिलिप्स। माउंट रेनी नामक ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एटना नामक सक्रिय ज्वालामुखी इटली के सिसिल्स द्वीप पर स्थित है। पेरिकुंट मैक्स का एक ज्वालामुखी पर्वत है, जबकि टाटा नामक ज्वालामुखी फिलीपींस द्वारा समूह में स्थित है। जलमंडल दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म दिखाया गया है? वेगुवेला और गिगनी। दिए गए मानचित्र में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा वेनेजुएला और उत्तर से दक्षिण प्रवाहित हो रही गिनी की खाड़ी में गिनी धारा का युग्म प्रदर्शित किया गया है। रेखा चित्र में दिखाई गए निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी? डी में M3। दिए गए रेखा चित्र में समुद्र ज्वार की अधिकतम ऊंचाई M4, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी जब एक सीधा में हो तो सबसे अधिक ज्वार की ऊंचाई होती है। वायुमंडल चक्रवात 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 के दिए गए रेखा चित्र में ए, बी, सी, डी के अंकित क्षेत्रों में से किस एक में भारी मूसलाधार अल्पकालिक दंडित झांझोयुक्त वर्षा होती है? बी में प्रश्नागत चक्रवात के दिए गए रेखाचित्र में ए, बी, सी और डी से अंकित क्षेत्रों में से क्षेत्र बी में भारी मूसलाधार अल्पकालिक ठंडी झांझयुक्त वर्षा होती है। पृथ्वी आर्थिक भूगोल सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, देवदार, कर्नाडा, डालसफर, मेक्सिको, महोगनी, होंडुरास, सागौन, म्यांमार। सही सम्मिलित इस प्रकार है: देवदार कनाडा, डालसाफर मेक्सिको, मोहगनी होंडुरास, सागौन म्यांमार। वेनेजुएला के निम्नलिखित पतन नगरों में से किस एक को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है? मैरेकोबो। वेनेजुएला के निम्नलिखित पतन नगरों में से मैरेकोबो को एक तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है। मानव भूगोल या चित्रावली दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी से अंकित नगरों के नाम से सम्मिलित कीजिए और नगरों के नामों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग सही उत्तर में चुनिए। ए, ड्राव ए ड्रावनी और बी कुआलालंपुर और सी
नैरोबी और डी लागोस। मानचित्र में प्रदर्शित ए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर को संकेत कर रहा है, जबकि बी मलेशिया की राजधानी कुलालमपुर को संकेत, सी को केन्या की राजधानी नैरोबी को तथा संकेत डी अफ्रीकी राज्य नाइजीरिया के शहर लागोस को दिखा रहा है। दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 भौतिक क्षेत्र क्रमशः हैं। 1, 2 और 4 और 3। ए एंडीज, ब्राजील शील्ड, गुयाना उच्च भूमि और अमेजन बेसिन। मानचित्र में प्रदर्शित भौतिक क्षेत्र एक एंडीज पर्वत को संकेत, दो ब्राजील शील्ड को संकेत, 3 दक्षिण अमेरिका के युआना उच्च भूमि को, जबकि संकेत 4 दक्षिण अमेरिका के प्रसिद्ध नदी अमेजन के अपवाह क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। निम्नलिखित तापमान और वर्षा आंकड़ों को विचार कीजिए। पश्चिमी यूरोपीय प्रारूप। प्रश्न दिए गए आंकड़ों में सम्मिलित कीजिए और यूरोपीय तुगलक प्रारूप से संबंधित है। यूरोपीय जलवायु प्रदेश के तापमान पर सागरीय जलधाराओं तथा प्रचलित वायु का पर्याप्त प्रभाव होता है। यहाँ का औसत तापमान 1521 सेंटीग्रेड के बीच रहता है तथा वर्षा वर्ष के प्रत्येक वर्षा में पर्याप्त तथा शासन रूप से होती है, परंतु वर्षा की मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थानों पर अंतर पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में क्षेत्रीय विषमता अत्यधिक और हाल के वर्षों में बढ़ती रहती है, क्योंकि 1 और 2 और 3 केवल चुने गए स्थानों में ही बार बार निरंतर निवेश किया जा रहा है। कुछ क्षेत्र कृषि जलवायु रूप से विकास किए जाने के कम अनुकूल हैं। कुछ क्षेत्र कृषि भूमि से संबंधित रूपांतरण की ओर बिल्कुल ही अन्य भूमुख बने हुए हैं और इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक और आर्थिक अवसरों के अभाव का सामना कर रहे हैं। भारत में क्षेत्रीय विषमता अत्यधिक है और हाल के वर्षों में बढ़ती रही है, क्योंकि केवल चुने हुए स्थानों में ही बार बार निरंतर निवेश किया जा रहा है। कुछ क्षेत्र कृषि जलवायु के रूप से विकसित किए जाने में कम अनुकूल है और कुछ क्षेत्र कुछ संबंधित रूपांतर की ओर बिल्कुल ही अभिमुख बने हुए हैं और इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक और आर्थिक अवसरों के अभाव का सामना कर रहे हैं। अतः स्पष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। जनसंख्या में नागरिकीकरण। भारत के बड़े राज्यों में केवल केरल की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका सर्वाधिक रूप में स्वीकृत कारण है? भारत में केरल की साक्षरता दर सर्वोच्च है। केरल में साक्षरता दर सर्वाधिक है। यह दर 90.86% है। फलतः वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम पाई जाती है। केरल की जनसंख्या वृद्धि दर 0.90% है, जबकि इसकी दशकीय वृद्धि दर 9.4% है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता के केरल में है।
1991 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित समूहों में से किसी एक में सर्वाधिक साक्षरता दर थी। पंडिचेरी तथा दिल्ली। प्रश्नगत केंद्रीय प्रदेश का साक्षरता दर प्रतिशत में निम्नलिखित है। केंद्रीय प्रदेश जनगणना 1991, जनगणना 1911। चंडीगढ़ 77.81, 86.0। दिल्ली 75.29, 86.2। पुडुचेरी 74.74, 85.8। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 73.02, 86.6। दादा दादरा एवं नगर हवेली 40.71, 76.2। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। नागरिक मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दबाव नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(6) की छात्रा केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। शेष 3 विकल्प भारतीय नागरिक एवं विदेशी नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। धार्मिक और भाषाई संकल्प अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान केवल धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को ही मान्यता देता है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा के लिए कतिपय अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 29 एवं 30 में किया गया है। विधानमंडल मंत्रिपरिषद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संविधान में कई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। 1 और 2, लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का विस्तार उपबद्ध है। संविधान में संशोधन की दृष्टि से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वे अनुच्छेद जिन्हें संसद में साधारण बहुमत में संशोधन किया जा सकता है, और वे अनुच्छेद जिन्हें संसद में 2/3 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। अनुच्छेद जिन्हें संसद में 2/3 2/3 बहुमत के साथ भारत के आधे राज्य में विधानमंडल के संकल्प को स्वीकृत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा में रखा जा सकता है, किंतु पारित उसे तब माना जाएगा जब संसद के दोनों सदनों द्वारा बहुमत अथवा 2/3 बहुमत से उसका अनुमोदन कर दिया जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था एवं संविधान संशोधन अनुसूची। 1993 में अधिनियम नए पंचायती राज बिल में से पहले हटकर अनेक नए प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? पंचायत के सदस्यों के लिए नियत पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। 73वां संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे संसद द्वारा 1992 में पारित किया गया है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इस अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम में पंचायतों के संगठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हता, पंचायतों के अधिकारों एवं शक्तियां तथा उत्तरदायित्व आदि का प्रावधान है, किंतु पंचायतों के सदस्यों के लिए किसी भी प्रकार का
तकनीक का प्रावधान नए पंचायत राज विधेयक में नहीं है। इससे पंचायतों से संबंधित 29 कार्यक्षेत्रों का वर्णन है। इसी विधेयक द्वारा महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट को आरक्षित की गई है। उल्लेखनीय है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की वकालत सबसे पहले एल एम सधवी सीमित ने की थी। अर्थव्यवस्था विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था पे- ए, ए में उत्पादक और बी चौथा में परिकल्पकता और तीसरा में समृद्धि और दूसरा में प्रभान। उपयुक्त आलेखों में संकेत 1, 2, 3, 4 को दर्शाई गई अवधि अवस्था निम्नलिखित है। अवस्था क्षेत्र उत्पादन विकास 1, प्रारंभ 2 और समृद्धि 3, परिपक्वता 4। गरीबी एवं बेरोजगारी 90 के दशक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार सामाजिक धार्मिक समूह के निम्नलिखित समुच्चयों में से किस एक में गरीबी का प्रभाव क्षेत्र सबसे अधिक है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जनजातीय जन। भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां गरीबी का प्रभाव आज भी यथावत बना हुआ है। निम्न समुच्चयों में गरीबी की समस्या में सबसे अधिक प्रभावित जनजातीय लोग बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। यहाँ शिक्षा का अभाव है। यहाँ पर गरीबी अनुपात 40% से अधिक है। भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या है वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। राजकोषीय घाटा का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा सरकार की अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्चे पूरे करना। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है, अतः कथन सही है। राजकोषीय घाटा का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा अन्य देवताओं से लेकर अपने खर्च पूरा करना कथन की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है, अतः सही उत्तर विकल्प ए होगा। कुछ उद्योग का व्यापार किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से कृषि प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोत में सम्मिलित है प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, व्यावसायिक बैंक आरपीबीएस और गैर सरकारी उधारता किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋणों के मुख्य स्रोतों में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, व्यावसायिक बैंक आरपीबीएस और गैर सरकारी उदारवादी सम्मिलित है। शेष विकल्प में जैसे आरबीआई बैंकों के लिए आईआरडीपी एवं जेआरवाई गरीबी एवं बेरोजगारी के लिए तथा आईएफएससीओ की स्वस्ति निगम है विपणन करने के लिए ऋण का आवंटन करता है। आरेख में उपज बनाम उर्वरक निवेश दिखाया गया है।
इस आरेख पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डी पर उपज न्यूनतम है। सी पर उपज न तो न्यूनतम है न ही अधिकतम है। उपयुक्त चित्र रेखा में स्पष्ट है कि डी और उपज न्यूनतम, जबकि सी का उपज न तो न्यूनतम है और न ही अधिकतम है। भारत की सभ्यता और आकार को देखते हुए पर्यटन उद्योग अन्य अनेक देशों की तुलना में काफी छोटा इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? भारत में स्थान बीच अत्यधिक दूरियां हैं और यहाँ के सुख साधन युक्त होटल पश्चिम पर्यटकों के लिए काफी महंगे हैं। अधिकांश महीने में भारत में मौसम इतना अधिक गर्म रहता है कि पश्चिम पर्यटक को असम मानसून नहीं होता है। भारत के अधिकांश सुरमन पट्टन स्थान जैसे कि उत्तर पूर्व क्षेत्रों और कश्मीर सभी व्यवहारिक परियोजनाओं के लिए पहुंच से बाहर है। भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक आधारित संरचना अपर्याप्त है। ऑप्शन डी सही है। पर्यटन उद्योगों का निर्यातोन्मुख सेवा क्षेत्र, जिसे विशेष रूप से अकुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक आधारित संरचना अपर्याप्त है, जिससे भारत में अन्य देशों की तुलना में पर्यटक कम आते हैं। वैसे इस समय भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की योजना एवं कार्यान्वयन को लागू किया जा रहा है। भारत में 90 के दशक में औद्योगिक क्षेत्रों में आयोजन प्रक्रिया के पूर्व काल की आयोजन प्रक्रिया की तुलना में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? राष्ट्र की प्राथमिकता औद्योगिक विकास की दूर हटकर ग्रामीण विकास की हो गई है। भारत में 90 के दशक में राष्ट्र की प्राथमिकता औद्योगिक विकास दूर हटाकर ग्रामीण विकास की हो गई है। यह कथन सत्य नहीं है। शेष तीनों कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश मामलों में लघु उद्योग बृहत उद्योग जिनहित दक्ष और प्रतियोगी नहीं है, फिर भी सरकार छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रति तरजीही व्यवहार करती है और उनके अनेक प्रकार के उत्पादकों के लिए आरक्षण प्रदान करती है, क्योंकि लघु उद्योग उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक और चार प्रति इकाई पूंजी परियोजना आधार पर अपेक्षाकृत अधिक रोजगार प्रदान करते हैं और अल्प कुशल श्रमिकों को जैसे जो अन्यथा अन्यंत्र रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं कर सकते काम प्रदान करते हैं। अधिकांश मामलों में लघु उद्योग बृहत उद्योगों जितने दक्ष और प्रतियोगी नहीं है, फिर भी सरकार छोटे व्यवसाय प्रतिष्ठानों के प्रति तरजीही व्यवहार करती है और उनके अनेक प्रकार के उत्पादनों के लिए आरक्षण प्रदान करती है, क्योंकि लघु उद्योग प्रति इकाई पूंजी परियोजना के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक रोजगार प्रदान करते हैं और उनके अल्पकुशल श्रमिकों को जो अन्यत्र रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं कर सकते हैं काम प्रदान करते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी
वार्षिक रिपोर्ट 2020 से 21 के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में पूरे भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्य व्यवसायिकों में 110 मिलियन से अधिक भारतीय करते हैं। इस क्षेत्र में शहरी रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य है? उद्योग का प्रौद्योगिकी ये उन्नत होने का बीमारी इकाइयों के बंद हो जाना से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना। फरवरी 1992 में एक राष्ट्रीय नवीकरण निधन की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक आधुनिकीकरण एवं तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप प्रभावित होने वाली तथा बंद की जाने वाली लघु उद्योग इकाइयों की विस्थापित श्रमिकों की सहायता एवं पुनर्स्थापन करना है। मुद्रा बैंकिंग कर प्रणाली एवं केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंध।